नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से एक बार सेशन को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा लीजिए। इस सेशन में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हम करने वाले हैं और जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि ब्लड रिलेशन से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे ही जाते हैं। जिस भी एग्जाम के सिलेबस में रीजनिंग में ब्लड रिलेशन दिया हुआ है, डेफिनेटली वहां से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है कुछ एग्जाम्स ऐसी हैं जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां एक क्वेश्चन होता होगा। जहां 20 या 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं जिन एग्जाम्स में, डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ते रक्त संबंध है। आप कहोगे सर खूनी रिश्ते क्यों बोल रहे हो भाई? है कि हमने किसी का खून थोड़ी किया है। नहीं किया भाई आपने किसी का खून, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खूनी रिश्ते ही तो होते हैं हमारे। हैं परिवार की फीलिंग्स दिलाता है ये चैप्टर, फैमिली की फीलिंग्स दिलाता है। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन, और अगर आप जैसे यहां लिखा हुआ है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है, और उसके बाद में जैसे लास्ट में आपको मैं मॉक टेस्ट लगवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अगर वो कर लिया तो डेफिनेटली आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको इतना इंश्योर कर दूं कि जो मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं वो 7वें एग्जाम से पहले हम लगभग 50 से 45 दिन पहले मॉक लगाएंगे। 7वें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा। इतना कर लेना, डेफिनेटली आपके कोई भी मार्क्स नहीं काट पाएगा रीजनिंग में, ये मैं श्योरिटी देता हूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम ऑलरेडी कर चुके थे। ये इसके कितने फैक्टर्स की नीड होती है वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, और ये देखो इसकी कितनी क्लासेस होगी? 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। ये क्लास नंबर 3 है। आज वाली कौन सी क्लास है भाई? क्लास नंबर 3 होने वाली है ये, और यहां से हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं भाई। देखो यहां से आगे के क्वेश्चन हमें करने हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, यहां पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। F इज द ब्रदर ऑफ ए। F इज द ब्रदर ऑफ ए। इसका फैमिली ट्री बनाओ फटाफट। कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे सर F इज द ब्रदर ऑफ ए, F ए का भाई है। F ब्रदर है, इसका मतलब मेल कैंडिडेट है, और किस में आएगा? ट्रायंगल में। किसका भाई है? ए का। ए का में यहां पे जेंडर नहीं पता तो ना तो सर्किल लगाएंगे ना ही ट्रायंगल लगाएंगे। क्लियर? सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी ए की पुत्री है। इस ए की पुत्री कौन है? सी पुत्री, इसका मतलब सर्किल में आएगी। ए का जेंडर अभी भी हमें नहीं पता चला। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। जो के है इस एफ की सिस्टर है, मतलब ए की भी डेफिनेटली सिस्टर है। यहां पे आ जाएगा के सिस्टर है, इसका मतलब किस में आएगी? सर्किल में। आगे देखो, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। जो जी है इस सी का ब्रदर है। इस सी का ब्रदर कौन है? जी, और ब्रदर है तो किस में आएगा? ट्राइंगल में। ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। देखो एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ए का ब्रदर है। ठीक है, सी इज डॉटर ऑफ ए। जो सी है इस ए की डॉटर है। ठीक है, के इज सिस्टर ऑफ एफ। इस एफ की सिस्टर कौन है? के, तो ये के इस ए की भी सिस्टर होगी। ठीक है, जी इज ब्रदर ऑफ सी। जी क्या है? इस सी का ब्रदर है। कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट फैमिली ट्री हमारा हो चुका है। अब हमें क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। हु इज द अंकल ऑफ जी। जी का अंकल कौन है ये हमें बताना है। जी का अंकल कौन है ये हमें बताना है। तो आप सब समझ गए होंगे जी का अंकल कौन है। अंकल होता है कौन है भाई? फादर का ब्रदर। फादर्स ब्रदर है। पापा के जो भाई हैं वो क्या होते हैं? अंकल कहलाते हैं, चाचा कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहां पे देखो सी, जी और सी के फादर कौन होंगे? ये होंगे डेफिनेटली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए का जेंडर क्या है। देखो पूछा जी के अंकल कौन है, तो जी और सी भाई बहन है और इनके फादर कौन है? ये, तभी तो इनके अंकल ये होंगे।
अगर ये मदर भी है तो भी ये अंकल होंगे, मामा वाले मामा हो जाएंगे। ठीक है, तो जी के चाचा पूछ रहे हैं, चाचा कौन है? तो हिंदी में क्लियर लिखा हुआ देखो चाचा, और डेफिनेटली यहां पे ए क्या है? जी और सी के फादर है, और जी के चाचा कौन हो जाएंगे? एफ हो जाएंगे। ऑप्शन डी क्लियर है। देखो के हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता और सी हो नहीं सकता, तो जी के चाचा कौन हो जाएंगे? एफ हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि सर देखो एक के तो ये सन और डॉटर है, नहीं हो सकता। सी इसकी सिस्टर है, वो चाचा नहीं हो गए। ठीक है, के ऑलरेडी फीमेल कैंडिडेट है, तो वो ऑप्शन भी खत्म। तो ऑप्शन देख के भी आप आंसर निकाल सकते थे। कई बार एग्जाम में इस तरीके की, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो यहां से हम ऑप्शन देख के भी आंसर निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्या करें? देखो, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। जल्दी जल्दी से बना दो फैमिली ट्री भी है, इनकी फैमिली जल्दी से बना दो। ए इज फादर ऑफ बी, ए पिता है। ठीक है, किसका? बी का, बी नीचे हो जाएगा। फिर देखो, सी इज डॉटर ऑफ बी, जो सी है इस बी की डॉटर है। सी क्या है? इस बी की डॉटर है, इसके नीचे आ जाएगी। डॉटर है, सर्किल में आएंगे। आगे देखो, डी इज ब्रदर ऑफ बी, जो डी है इस बी का ब्रदर है। ब्रदर है तो ट्राइंगल में, क्लियर। और ई इज सन ऑफ ए, ई है सन ऑफ ए, इस ए का सन कौन है? ई। ई इज सन ऑफ ए, ई ए का पुत्र है। ए का पुत्र तो यहां पे बना दो, यहां पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ई बी और डी ये या तो भाई बहन है या भाई भाई है। क्योंकि बी का जेंडर नहीं पता हमें, इसलिए हम कंफर्म नहीं कह सकते भाई बहन है या भाई भाई है, लेकिन है तीनों भाई बहन की कैटेगरी के। चलो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? सी से ई में क्या रिलेशन है? यहां पे मैं रिलेशन पूछा है, जैसे मान लो अंकल और हम में क्या रिलेशन होता है? नेफ्यू का, भतीजे का। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे रिलेशन पूछा गया है, क्या रिलेशन है किस किस में? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो, ये जो सी है इस बी के की डॉटर है, और बी के जो भी ब्रदर होंगे वो सी के क्या होंगे? अंकल होंगे। तो अंकल एंड नीस, अंकल एंड नीस, चाचा और भतीजी का रिलेशन है इनके बीच में। ये इसके अंकल हो गए और ये इनकी नीस हो गई। तो क्या आंसर आ गया? नीस एंड अंकल, ऑप्शन सी। ब्रदर एंड सिस्टर नहीं होंगे, कजिन्स नहीं होंगे, अंकल एंड आंट नहीं होंगे। ऑप्शन आ जाएगा नीस एंड अंकल। ठीक है, ई और सी के बीच में रिलेशन क्या है? चाचा और भतीजी का, नीस एंड अंकल का रिलेशन है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। कई बार ये एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने यहां पे क्वेश्चन को है ना इंग्लिश में बोल के समझा दिया, हिंदी ऑलरेडी लिखी हुई है, और एग्जाम में भी आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर हिंदी में डाउट होता है तो इंग्लिश का क्वेश्चन ही माना जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आप भी पढ़ते हुए चलना। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ध्यान नहीं रहे और कहीं कोई टाइपिंग एरर हो, तो इंग्लिश वाला तो परफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ बी, बी की वाइफ कौन है? सी, तो बी इसके हस्बैंड हो जाएंगे, तो दोनों के बीच में प्लस का साइन, और बी और सी इस तरीके से हस्बैंड वाइफ हो गए। आगे देखो, ई इज द सन ऑफ सी, ई सी का बेटा है, ई इज द सन ऑफ सी, इस सी का बेटा कौन है? ई बेटा है, इसका मतलब ट्राइंगल में आएगा, ये लो। फिर क्या करें? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, इस बी का भाई कौन है? ए है, ये लो भाई, भाई बना दिया। आगे देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, ओके इसमें एक और था, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी, जो ए है बी का तो भाई है और डी का पिता है। ए है ये वाला, ए बी का तो भाई है और किसका? डी का पिता है। भाई ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये तो मैं कनेक्टेड के रूप में ऐसे ही लगा रहा हूं,
यहां पे मेन चिन्ह ये था, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कोई मैं माइनस के चिन्ह नहीं लगा रहा, ये तो कनेक्टर है दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के लिए, और ये तो मैं इनको वैसे ही वो कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक इसका फादर है डी का। अब डी का हमें जेंडर पता है क्या, तो आप कहोगे सर डी का जेंडर तो नहीं पता, क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। डी का जेंडर हमें नहीं पता, बस इस तरीके से बना के छोड़ दो। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में क्या रिलेशन है, तो बताओ। अब देखो यहां पे ए बी और सी तो एक ही कैटेगरी के हैं तीनों, बी और सी हस्बैंड वाइफ है, ए और बी ब्रदर है, ठीक है। अब देखो ये अगर हम ऐसे कहें, हम और हमारे चाचा के बच्चे क्या होंगे, कजिन्स होंगे, ऐसा ही ऑप्शन में गिवन होगा। देखो मदर नहीं हो सकती, कि क्या करें, ई और डी के बीच में रिलेशन पूछा है, इन दोनों के बीच में, तो ये कजिन्स है, सिस्टर को नहीं कह सकते, ब्रदर अकेले नहीं कहोगे, दोनों के बीच का रिलेशन पूछा तो क्या है, कजिन होंगे। क्लियर है, ऐसे पूछा ना, ई का डी के साथ क्या रिलेशन है, ओके सॉरी, ई का डी के साथ रिलेशन, तो ये ब्रदर होगा या कजिन होंगे, ये देखो ई का डी के साथ क्या रिलेशन है, ये पूछा है। तो आप कहोगे सर कजिन, कजिन भी है, और ये ई का, ई कौन है डी का, तो आप ये कर सकते हो ब्रदर भी कह सकते हो। यहां पे देखो दोनों ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं, तो यहां पे जो मेन आंसर होगा कजिन ना होके ब्रदर होगा, क्योंकि अगर यहां पे वैसे रिलेशनशिप पूछता ना तो हम कजिन्स कह सकते थे, लेकिन यह सीधा सीधा पूछ रहा है ई का डी के साथ क्या रिलेशन है, तो ई कौन होगा। देखो वैसे समझो, मान लो मेरे अंकल के ब्रदर हो, या वो मेरे अंकल की डॉटर हो या सन हो, या फिर आपके ले लो, आपके अंकल की डॉटर हो या सन हो, और आप उनके क्या लगोगे। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे अंकल के डॉटर हो या अंकल हो, उन दोनों का ही मैं क्या लगूंगा, ब्रदर लगूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे आंसर ऑप्शन सी आएगा, डी नहीं आएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताओ, एम इज द सन ऑफ पी, एम पी का पुत्र है, एम इज सन ऑफ पी, एम इज सन ऑफ पी। देखो एम किसका पुत्र है, एम इज सन ऑफ पी, एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, एम पुत्र है, इसका मतलब मेल कैंडिडेट है ट्रायंगल में, और पी इसके मदर है या फादर वो हमें नहीं पता। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। देखो क्यू ओ की पोती है, यहां पे देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, और क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। ओ की ग्रैंड डॉटर कौन है, क्यू, तो एक बार साइड में रख लो। देखो ये क्यू है, किसकी पोती है, ओ की, तो पहले क्यू के फादर होंगे, और फादर के फादर की वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, और ये कौन है, ओ है। इस तरीके से बनेगा इनका। क्लियर है फैमिली, इस वाली लाइन का क्यू ओ की पोती है, ये क्यू अब ओ की पोती बन गई, इस तरीके से फैमिली ट्री ड्रॉ होगा। आगे देखो, यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। यहां पे एक वर्ड दिख रहा है आपको हु, और यहां पे लिखा हुआ जो, यहां पे एक वर्ड दिख रहा है हु, और यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है जो, ये सबको दिख रहे होंगे, ये दो वर्ड सबको दिख रहे होंगे भाई। मैं आपको हाईलाइट करके और दिखा दूं, देखो ये वाला और ये वाला, ये आप सबको दिख रहे होंगे दोनों वर्ड। दोनों वर्ड हु का मतलब ही जो है, हु का मतलब ही क्या है, जो है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इस बताना क्या चाह रहा हूं, ये वर्ड हमेशा जैसे हुआ, ठीक है, हु वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। जैसे मान लो किसी स्टेटमेंट में दो पर्सन हो, एक सब्जेक्ट होगा एक ऑब्जेक्ट होगा, ये ऐसे कह दो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। जैसे मैं कहूं ए एंड बी,
बी आर ब्रदर, ये लिखा मैंने। तो यहां पे हमारे पास कितने पर्सन है? दो। कौन कौन से? एक ए है और दूसरा कौन है? बी। तो यहां पे या फिर ये कह दो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं। तो हु वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, इस चीज का ध्यान रखोगे। हु वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। अगर मान लो यहां पे लिखा हुआ है हु, तो ये हु किसके लिए? इस सेकंड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। या फिर ऐसे ट्रिक याद रखो, हु जिस कैंडिडेट के पीछे होता है उसी के पीछे लग जाता है। या ये याद रखो, हु जिसके पास में होता है, डिस्टेंस के बेस में जिसके पास में होता है उसी के पीछे पड़ जाता है। ठीक है, तो यहां से देखो किसके पास में है, तो यहां से देखोगे तो ओ के पास में है और यहां से भी देखोगे तो ओ के पास में है। तो ये हु ओ के लिए यूज हुआ है, ये हु जो है ओ के लिए यूज हुआ है। ये आपको समझ में आ गया होगा, किसी को भी यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, एग्जाम में इतना टाइम मिलता नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो देखते ही कर देगा, नहीं तो कई बार जैसे हु की जगह जो, वो हिंदी में जो की जगह जो की भी लिख सकता है। अब ये मैं समझ रहा सर पहनने वाली जोकी की, जो की जगह हिंदी में जो की भी लिख सकता है, उसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज हुआ? सेकंड पर्सन, मतलब ओ के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हो रहा था, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो फर्स्ट क्यू था, सेकंड ओ है। हु इज हस्बैंड ऑफ पी, अब यहां पे ये कह रहा है कि जो ओ है ना वो पी का हस्बैंड है। ओ क्या है? पी का हस्बैंड है। अब देखो ये ओ इस पी का हस्बैंड है, इसका मतलब इनको कनेक्ट कर दिया उसने, तो ये क्या हो गया? ये इसकी वाइफ हो गई और ओ इसका हस्बैंड हो गया। क्लियर? अब ये जो फैमिली ट्री था आपका, ये वाला जो फैमिली ट्री था, इसको इससे रिलेट कर दो, तो डेफिनेटली देखो ओ का बेटा कौन है? एम है, और एम की पुत्री कौन हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। ओ की पुत्री कौन हो जाएगी? वो सॉरी, ओ की ग्रैंड डॉटर कौन हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। और ये किसकी पुत्री है? एम की। कईयों को नहीं समझ में आया होगा तो वापस देखो, ये फैमिली ट्री बन गया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एम इज सन ऑफ पी, एम पी का पुत्र है, या नीचे बना के दिखा दूं, एम पुत्र है किसका? पी का। पी का जेंडर नहीं पता, फिर कह रहा है क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, जो क्यू है ये वाली क्यू ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब फीमेल है, किसकी है? तो पहले ग्रैंड डॉटर कब बनेगी? जब इसके फादर होंगे और फादर के फादर की ग्रैंड डॉटर, तो ये हो जाएगी जो क्यू है ओके, यहां पे ओ आएगा, ओके वो पोती है, क्यू ओ की पोती है। और जो ये ओ है, यहां पे जो ये ओ है, ये ओ किसका पति है? इस पी का, इसका मतलब ये इसके पास में ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? अब ये ओ और पी तो हस्बैंड वाइफ हो गए, इनका बेटा कौन है? एम हो गया, और एम की पुत्री कौन है? क्यू। ये हमें खुद को समझना पड़ेगा इस तरीके से, ये फिर फैमिली ट्री कनेक्ट हो गया। क्लियर? तो ये हो गया फैमिली ट्री। आगे क्या पूछा वो देखो, हस्बैंड ऑफ पी, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? ये एम इस ओ से कैसे रिलेटेड है ये आपको बताना है। ये वाला एम इस ओ से कैसे रिलेटेड है, तो ये तो इसका फादर हो गया, ठीक है, और ये कौन हो गया? इसका सन हो गया, पुत्र हो गया। तो यही आपसे पूछा हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम कौन है? ओ का, तो आप क्या कहोगे? एम ओ का सन है, पुत्र है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। हु का हमेशा ध्यान रखोगे, हु या हिंदी में जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका ध्यान रखोगे, या तो ये उसके पीछे होते हैं जिसके जस्ट पहले आए हुए होते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, जस्ट इसके देखो बाद में आया तो इसी के जिसके पास में होते हैं उसी के पीछे पड़ जाते हैं, बस इतना याद रखो। या फिर हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए रिप्रेजेंट होता है, जिस स्टेटमेंट में होता है
उस स्टेटमेंट में जो भी 2 पर्सन है उसमें से जो सेकंड पर्सन होगा उसके पीछे कौन आ जाता है, हु आ जाता है। कई बार ऐसे वर्ड एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं और ये तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स और वाई क्या है, ब्रदर है। ये लो भाई, ये एक्स और वाई दोनों क्या है, ब्रदर है। आगे देखो, फिर क्या कर रहे हैं, आर इज फादर ऑफ वाई। इस वाई का फादर कौन है, आर। आर फादर है, इसका मतलब ट्राइंगल में आएगा। आर वाई का फादर तो डेफिनेटली एक्स का भी फादर होगा। एस इज ब्रदर ऑफ टी। अब देखो यहां पे हमारे पास ना तो एस है, क्या लिखा हुआ है, एस इज ब्रदर ऑफ टी। एस भी नहीं है और टी भी नहीं है। एस क्या है, ब्रदर है। एक बार साइड में बना लो तो ट्राइंगल में, और किसका, टी का। अब टी का नहीं पता, टी का जेंडर क्या है, क्लियर। अब क्या करा है, एंड एस इज ब्रदर ऑफ टी एंड, यहां पे एंड वर्ड यूज हुआ है। क्या वर्ड यूज हुआ है, एंड। यहां पे और ये वर्ड हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। बट हुआ, एंड हुआ, ये पर्सन, ये जो वर्ड है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में कहें तो और जो वो लेकिन, और लेकिन, बट और एंड ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पर्सन के लिए हु आता है, ठीक है, या विच आता है, और फर्स्ट पर्सन के लिए क्या आएंगे, एंड आता है, बट आता है, और लेकिन। ये दोनों वर्ड हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे ये एंड किसके लिए आया है, ये एंड आया है एस के लिए, ये और आया है एस के लिए, क्लियर। तो ये कह रहा था एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस टी का भाई है, एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, इस एक्स का मैटरनल अंकल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये एस इस एक्स का मैटरनल अंकल है। अब आप समझ गए होंगे ये एस इस एक्स का मैटरनल अंकल कब हो सकता है, ये एस इस एक्स का मैटरनल अंकल कब हो सकता है, जब डेफिनेटली टी है, एस की कौन होगी, बहन होगी, और एक्स की कौन होगी, मदर होगी। टी एस की सिस्टर होगी और टी एक्स की मदर होगी, क्लियर। तो अब इनको यहां पे कैसे कनेक्ट करोगे, तो यहां पे आप कनेक्ट करोगे इस तरीके से, जो टी है एक्स और वाई की मदर हो जाएगी, आर की वाइफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, और एस इसका ब्रदर हो जाएगा, इस तरीके से। इतना कॉमन सेंस आपको खुद को लगाना ही पड़ेगा। इतने सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए, ये हमें तभी मैंने कहा था कि हमारे फैमिली में हमारे से क्या क्या, किसके क्या क्या रिलेशंस होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो यहां पे यही कहा, एस टी का ब्रदर है और एक्स का मामा है। एस है टी का ब्रदर और एक्स का मामा। एक्स का मामा तभी पॉसिबल है जब जो टी है एक्स की मदर हो और टी इस एस की सिस्टर हो, और साथ में टी आर की क्या हो, वाइफ हो। देखो एक ही के साथ कितने रिलेशंस हो गए। जैसे मान लो कि मैं मेरी बात करूं, हो सकता है मैं किसी का अंकल लगता हूं, हो सकता है किसी का ब्रदर लगता हूं, हो सकता है किसी का हस्बैंड लगता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है किसी का ब्रदर इन लॉ लगता हूं। तो इस तरीके से बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, क्लियर। एक ही आदमी के रिलेशंस अलग अलग होते हैं और कैंडिडेट सिंगल होता है, क्लियर। ऐसा ही यहां पे था कि एस टी का ब्रदर था, एक्स का मामा, ठीक है। अब यहां पे टी की बात करें तो टी एक्स की मदर है, टी एस की सिस्टर है, टी आर की वाइफ है। ये फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया वो देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टी टू आर। तो टी का आर के साथ क्या संबंध है ये आपसे पूछा है। टी का आर के साथ क्या संबंध है ये आपसे पूछा है। इस टी का इस आर के साथ, तो ये क्या है, इसकी वाइफ है, और ये क्या है, इसके हस्बैंड है। तो किसका पूछ रहा है, टी का, तो वाइफ, ऑप्शन बी, क्लियर। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। यहां पे लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो वो आपको क्लियर करवा दिया मैंने, अच्छे से रिपीट कर दिया मैंने। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था, यहां पे भी
फर्स्ट पर्सन के लिए कौन से वर्ड यूज होते हैं, सेकंड पर्सन के लिए कौन से वर्ड यूज होते हैं, इनको आप अच्छे से करेंगे। क्लियर, मजा आया क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो। इफ P इज हस्बैंड ऑफ Q, इफ P इज हस्बैंड ऑफ Q, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, P इज हस्बैंड, P हस्बैंड है किसके, Q के, तो Q इनकी वाइफ हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। P और Q के बीच में प्लस का साइन आ गया। आगे देखो एंड वर्ड यूज हुआ है, और एंड R इज मदर ऑफ S एंड Q, देखो यहां पे और भी वर्ड यूज किया है। देखो P इज हस्बैंड ऑफ Q, P Q के हस्बैंड है, एंड और R इज द मदर ऑफ S एंड Q, जो R है S और Q की मदर है, मतलब इस Q की मदर कौन है, R, और ये R और किसकी मदर है, एक तो देखो R इज मदर ऑफ S एंड Q, R S और Q की मां है, तो R है इस, एक तो Q की मां हो गई और एक किसकी हो जाएंगी, S की। अब S जो है इसका हमें जेंडर नहीं पता, इस S का जेंडर क्या है, ये मेल कैंडिडेट है या फीमेल है वो तो नहीं पता, लेकिन इतना पता चल गया S की मां कौन है, R है, और S की सिस्टर कौन है, Q है, ये पता चल गया हमें। क्लियर हुआ? अब देखो क्या पूछा है, व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ R टू P, R का P के साथ क्या रिलेशन है, ये जो R है इस P की क्या लगती है, ये आपको बताना है। ये जो R है इस P की क्या लगती है, तो बताओ भाई। R टू P, ठीक है, बताओ R P की क्या लगती है, तो आप कहोगे सर जो R है, R की बेटी है Q और Q के हस्बैंड कौन है, P, तो P की जो R है वो क्या लगेंगी, मदर इन लॉ, सास। क्या लगेंगी, मदर इन लॉ, सास लगेंगी। कहते हो ना सासू मां है तो वो लगेंगी भैया, मदर इन लॉ, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बताओ कैसे सोल्व करोगे। एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। ए रीड ए बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फेमिलियर, उसके जो ऑथर है, लेखक है, उससे वह परिचित है। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, जो बी है वो सी का पैटर्नल अंकल है। सी का चाचा कौन है, लेखक बी। तो ऐसे बनाओ, देखो ये सी है, इसके फादर कौन होंगे, ये वाले होंगे, इसमें जो भी नाम आएगा अभी हमें नहीं पता, ये सी, और इसके पैटर्नल अंकल कौन है, बी, ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं आगे देखो, ए एक पुस्तक पढ़ता है, जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है, ए की पुत्री सी है। अब ये जो सी है वो पुत्री है, देखो यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, बी इज ऑथर पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज डॉटर ऑफ ए। जो सी है किसकी डॉटर है, ए की, इसका मतलब ये जो सी है डॉटर है और ये किसकी पुत्री है, ए की, तो डेफिनेटली जो ये है ए होगा। समझ में आ गया। अब बी और ए क्या है, बी और ए है ब्रदर, और ए की डॉटर कौन है, सी। आगे देखो, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी ए से कैसे रिलेटेड है, ब्रदर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया सभी को। देखो यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी बनाई थी जिसका में इतना कोई मतलब नहीं था। ये लिखा जैसे एक पुस्तक को पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। अब इस लाइन का मतलब क्या है,
यहां पे उसने कहा सी का चाचा लेखक बी है, सी का चाचा लेखक बी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सी का चाचा हमने पहले सी का फादर बनाया, ब्लैंक छोड़ दिया और उसका चाचा बना दिया बी। फिर आगे क्या कहा, ए से ये फिर कहा ए की पुत्री सी है, ये सी पुत्री है किसकी है, ए की, तो डेफिनेटली ए और बी क्या होंगे, ब्रदर होंगे। क्लियर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ, ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई। अब स्पीड बढ़ाते हैं भाई, ए बी का भाई है, देखो ये हो गया। अब बी का जेंडर नहीं पता, आगे देखो, ए इज ब्रदर ऑफ, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, जो सी है इस ए की मदर है, ये लो, सी को मदर बना दो, डेफिनेटली सी जो है बी की भी मदर होंगी। आगे देखो, डी इज सी इज फादर, जो डी है इस सी के फादर है, सी के फादर कौन है, डी, ये लो। ए बी का भाई है, ए बी का भाई हो गया, सी ए की माता हो गई, सी देखो ए की माता हो गई, डी सी का पिता हो गया, इस सी का पिता कौन है, डी। आगे देखो, एफ ए का पुत्र है, ये जो एफ है इस ए का पुत्र है, तो ये हो गया, एफ ए का पुत्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तब एफ का डी से क्या संबंध है, इस एफ का इस डी से क्या संबंध है, ये पूछा है। एफ डी का कौन लगता है, एफ डी का कौन है, ये आपको बताना है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ का डी से क्या संबंध है, एफ डी का क्या लगता है। तो देखो, एफ का फादर ए है और एफ के फादर की मदर सी है, मतलब ये जो सी है वो तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर वाली कैटेगरी हो गई, ये ग्रैंड मदर है और ये ग्रेट ग्रैंड फादर है, लेकिन होगा कौन सा, मैटरनल होना चाहिए, लेकिन यहां पे ऑप्शन में ऐसा देखो आपको दिया हुआ नहीं है, तो यहां हमारे क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा। ये डी का एफ क्या लगता है, ग्रेट ग्रैंडसन, क्योंकि एक का सन है, सी का ग्रैंडसन है और डी का ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा, परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन। ऑप्शन में देखो तो सन होगा क्या, नहीं, ग्रैंडसन होगा क्या, नहीं, ग्रैंड डॉटर होगा क्या, नहीं, आंसर हो जाएगा ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। यहां पे देखो स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, समझ में आ गया क्या है, ग्रेट ग्रैंडसन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, क्या आंसर होगा, क्या करा है, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी देखो यहां पे लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ, ये एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 में से 3 मेल कैंडिडेट हैं और 3 कौन है, फीमेल कैंडिडेट हैं, मतलब महिला और पुरुषों की संख्या परिवार में क्या है, बराबर है। आगे देखो, परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है। ए और ई एफ के बेटे हैं, यहां पे देखो जो ए है ये वाला और ई ये दोनों एफ के बेटे हैं, बेटे हैं इसका मतलब मेल कैंडिडेट है। तो एफ के बेटे कौन है, एफ का जेंडर तो नहीं पता मैं, लेकिन इसके बेटे हैं, एक तो ए है और एक कौन है, ई है, ये कंडीशन है, ये दोनों इसके बेटे हैं। आगे देखो, ए और ई एफ के बेटे हैं, बी इज सन ऑफ ए, बी ए का पुत्र है, इस ए का पुत्र कौन है, बी, ये लो भाई। अब आपको पता चल गया परिवार में कितने मेल कैंडिडेट थे, 3 मेल कैंडिडेट थे और 3 ही फीमेल कैंडिडेट हैं, 3 मेल है और 3 ही क्या है, फीमेल कैंडिडेट है। तो मेल कैंडिडेट ए बी और ई हो गए, जो बचे हुए रिमेनिंग है वो कौन है, फीमेल है। क्लियर,
आपको कैसे पता चला? तो आपको होगा सर परिवार में 3 मेल थे और 3 ही फीमेल थी, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट अगर हमें पता चल गए तो बची हुई कौन होंगी? फीमेल होंगी। तो डेफिनेटली यहां पे जो एफ है, ये एफ ए और ई की क्या है? मदर है। क्लियर? जैसे हमें मेल कैंडिडेट का पता चला तो रिमेनिंग जो बची वो फीमेल हो गई, और जैसे ही फीमेल हुई तो एफ इनकी क्या हो गई? मदर हो गई। क्लियर हुआ? आगे देखो, डी 2 बच्चों की मां है। देखो क्या करें, डी इज मदर ऑफ 2। डी 2 बच्चों की मां है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। डी के 2 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। अब इसका मतलब यह हुआ कि लड़का है उसका एक, तो लड़का डेफिनेटली बी ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डी फीमेल है, 2 बच्चों की मां है, तो ए और ई की मां तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ए और ई की मदर तो एफ है। तो हमारे पास एक मेल कैंडिडेट बी ही बचा है। डी 2, इस लाइन को समझना, डी 2 बच्चों की मां है, इसका मतलब डी फीमेल है। पहली बात तो डी कौन हो गई? फीमेल हो गई। अब ये 2 बच्चों की मां है जिसमें एक बॉय है और एक गर्ल्स है, एक लड़का है और एक लड़की है। अब ये डी लड़के की मदर कब हो सकती है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये डी बी की मदर बने। किसकी मदर बने? बी की। क्यों? क्योंकि ए और ई इन दोनों की मदर तो एफ है, तो डी ए और ई की मदर तो बन नहीं सकती। और डी के तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का और एक लड़की है, इसका मतलब इनकी मदर तो वैसे भी नहीं बनेगी क्योंकि तो 2 लड़के हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, डी 2 बच्चों की मदर तभी पॉसिबल है जब एक बी की भी मदर हो, और अगर डी बी की मदर है तो डेफिनेटली डी ए की वाइफ होगी। डेफिनेटली डी ए की वाइफ होगी। अब समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन में इतना अच्छा कंसेप्ट था। डी क्या है? ये डी ए की वाइफ। अब ये डी है ना, देखो 2 बच्चों की मदर हो जाएंगी। कैसे? एक तो बी की हो गई और एक कैंडिडेट और कौन आ जाएगा हमारे पास? ये इसकी डॉटर हो जाएगी। जो कौन सा कैंडिडेट नहीं आया हमारे पास? सी नहीं आया, सी हो जाएगा। अब देखो सारे हो गए क्या? ए बी सी डी ई एफ। परिवार में 6 सदस्य हो गए। 6 सदस्यों में से देखो 3 मेल कैंडिडेट ए ई और बी और 3 फीमेल एफ डी और सी। क्लियर? ये लाइन यहां पे समझने वाली थी कि डी 2 बच्चों की मां है जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। वो तभी पॉसिबल था कि डी 2 बच्चों की मां तभी बन सकती है जब वो बी की मां हो, और अगर वो बी की मां है तो वो ए की वाइफ भी होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक का बेटा कौन है? बी है। क्लियर हुआ? फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे लो। तब सी ए से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? सी का ए से क्या संबंध है ये पूछा है। इस सी का इस ए से क्या संबंध है? तो देखो सी डी की पुत्री है, इसका मतलब सी है ए की भी पुत्री होगी, तो ये कौन हो गई? ये डॉटर हो गई, पुत्री हो गई। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज को आगे पीछे कर रहा है, कंसेप्ट सोल्व करने का तरीका वही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से काउंट करके बताओ क्या आंसर होगा। वो कहते हैं ना, एक कहानी सुनी होगी अपने छोटे से स्कूलों में, जब एक गडरिया था, बकरियां चराने गया हुआ था है, और वो काउंटिंग करता है, कभी भी खुद को काउंट नहीं करता कि कितने हैं या फिर हमारे को कई बार ऐसे कहते हैं ना कि देखो कि घर में कितने लोग हैं, काउंट करो। कुछ खाने के लिए कुछ बाहर से ला रहे होते हैं या कोई और चीज देख रहे होते हैं, तो हम कई बार खुद को काउंट करना भूल जाते हैं। तो वो वाली चीज यहां पे भी है, काउंट करो। मैं देखना चाहता हूं कितनी काउंटिंग आती है आप लोगों को। भाई यहां पे काउंटिंग है, बहुत बड़ा बच्चा, वो अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है, फटाफट करो भाई। अगर आपको मेरे से पहले करना है तो वीडियो को एक बार पॉज करके क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना। देखो, ईच चाइल्ड इन ए फैमिली हैज एट लीस्ट 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स।
ईच चाइल्ड इन ए फैमिली हैज एट लीस्ट 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे, देखो कैसे करोगे। मान लो एक लड़का ले लो, मैं यहां पे ये एक लड़का ले लिया। इस लड़के के देखो क्या होगा। इससे पहले एक चीज ये भी समझो, क्या हम खुद के भाई हैं या बहन हैं? जैसे मान लो मैं मेरा भाई हूं क्या खुद? तो आप कहोगे सर नहीं, आपका भाई तो कोई दूसरा होगा, आप खुद के भाई नहीं हो सकते। आप अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप खुद की सिस्टर्स नहीं हो सकती, सिस्टर आपकी कोई दूसरी होगी। तो खुद का भाई या बहन नहीं हो सकते, सिस्टर और ब्रदर नहीं हो सकते हैं सेल्फ के। क्लियर? तो एक मान लो मैंने लड़का लिया, आपको दोनों तरीकों से सोल्व कराऊंगा। इस लड़के को क्या चाहिए? कह रहा है प्रत्येक बच्चे के, ईच चाइल्ड इन ए फैमिली, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई। तो इस लड़के को 4 भाई चाहिए, 1 2 3 और ये 4। इस लड़के के 4 भाई हो गए क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाई हो गए। अब आप इसी की जगह किसी दूसरे को उठा लो, इसको ले लो, इसके भी 4 भाई चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का मतलब होता है सभी के होने चाहिए, एक के नहीं। इसके भी काउंट करोगे तो 1 ये, 1 2 ये, तीसरा और ये चौथा, 4 भाई हो गए। तो किसी को भी उठा के देखो, सबके 4 भाई हो जाएंगे। अगर मैं इसको लूं, ठीक है, तो इसके देखो 1 2 3 और 4 भाई हो गए। तो यह में से इनमें से कोई सा भी उठाओ, सबके 4 भाई आ गए। क्लियर है? अब क्या करें, 3 बहनें भी तो चाहिए भाइयों की, तो इसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, 3 बहनें चाहिए। इसका मतलब 1 2 और 3 बहन हो गई। इसके 3 बहनें भी चाहिए। सर्किल में इसलिए नोट कर रहा हूं क्योंकि हम फीमेल कैंडिडेट के लिए सर्किल लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए सर्किल यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। अब देखो इस लड़के के 4 भाई हो गए, 1 2 3 4 और 3 बहनें, 1 2 3 बहनें हो गई, कंप्लीट हो गया। किसी भी लड़के को उठाओ, 3 नंबर वाले को उठा लो, तो 1 2 3 4 भाई और 3 बहनें। हर लड़के के 4 भाई और 3 बहनें हो गई, लेकिन प्रत्येक में लड़कियां भी आती हैं। तो अब लड़कियों को उठाओ, किसी एक लड़की को काउंट करो, जैसे हमने लड़कों को उठा के काउंट किया ना कि उसके 4 भाई और 3 बहनें। अब अगर मान लो मैं इस लड़की को लेता हूं, इस लड़की को लूं मैं, तो इसके 4 भाई एट कम से कम, ज्यादा की बात नहीं कर रहा, कम से कम की बात कर, ज्यादा तो हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कम से कम चाहिए उसको। तो देखो इस लड़की को 1 2 3 4 भाई हो गए, लेकिन इस लड़की के 3 बहनें भी चाहिए, तो 1 और 2 ही बहनें हुई भाई, इसके तो बहनें तो 2 ही हुई, एक और बहन चाहिए उसको, क्योंकि खुद की बहन तो हो नहीं सकती। तीनों मिला के 3 बहनें हैं, लेकिन इस खुद के 3 बहनें नहीं है, तो एक बहन हो रहा है कि ये लो। तो अब हो गए इसके देखो 3 बहनें और 4 भाई, कम से कम, ज्यादा कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो अब जो क्वेश्चन कह रहा था वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया। इसको उठा के देख लो, 3 बहनें, 1 2 3 और 4 भाई भी है, 4 से ज्यादा ही है। इसको उठा के देख लो, 3 बहनें, 1 2 3। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। बताओ क्या आंसर आएगा? आपका आंसर क्या आ रहा है कमेंट में जरूर लिखना है। इस क्वेश्चन का मेरे सोल्व कराने से पहले आपका आंसर क्या आया था, आप सबको कमेंट में लिखना है। आपको उसकी कसम है, अब आप कहोगे सर ये गलत बात है, ऐसे मत करो, उसकी कसम मत दो, है लिखना है भाई। कोई बात नहीं, चाहे आपका गलत आया हो या सही आया हो, ठीक है, आपको बताना है। मजा आया ना क्वेश्चन में? तो क्या आंसर आया? फेल हो गए सारे काउंटिंग में। हो सकता है बहुत से लोगों को आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों का डेफिनेटली गलत हुआ है। कितने आंसर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फैमिली में कुल कितने बच्चे हैं यही तो पूछा है। मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। अब हम और ज्यादा 6 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पूछ रहा है, तो इससे कम भी नहीं हो सकते और इससे ज्यादा भी नहीं होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली कितना होगा? 9। ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर? चलो आज के सेशन को अपन यहीं पे खत्म करेंगे।
और खत्म करने से पहले आपको मैं एक बहुत सारी चीजें आप बता दूं जो आप लोगों के लिए आगे काम में आने वाली है। एक तो इस क्लास की सबसे पहले अगर आपको क्या चाहिए, क्लास की आपको पैनल पीडीएफ चाहिए या किसी और भी क्लास की, चाहे करंट अफेयर्स की हो, चाहे जीके की हो, चाहे आपकी हिंदी की हो, चाहे इसकी हो, किसी की भी अगर आपको पैनल पीडीएफ चाहिए, कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अपना टेलीग्राम चैनल है और वो क्या है 7 स्टार पाठशाला के नाम से। 7 वैसे वाला गिनती वाला नंबर्स वाला नहीं लिखा हुआ, इस तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि वहां पे 7 स्टार पाठशाला इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहां पे आपकी सारी चीजों का जवाब ऑलरेडी आपको मिल जाता है, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, कोई भी नोटिस है वो मिल जाता है, पैनल पीडीएफ मिल जाती है, डेली के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लें। साथ में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आपको यहां पे कंप्लीट कोर्स, ठीक है, टेस्ट सीरीज, मॉक नोट्स, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएसजीडी की कर रहे हो, अपनी टीम में आपको सिलेक्टेड बंदे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सिलेक्टेड है तो डेफिनेटली उनको सब कुछ पता है, तैयारी कैसे करनी है, फिजिकल मेडिकल कैसे होने हैं, सब कुछ। दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट भी हैं, ठीक है, एसएससी के कैंडिडेट, एसएसजीडी, एसएसबी के कैंडिडेट भी हैं, ठीक है। तो आपको हर एक लेवल पे जो भी चीज चाहिए होगी सब कुछ अवेलेबल होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।